हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। रिसेंटली मैंने दिसंबर 2024 में यूजीसी नेट का पेपर दिया हुआ था, तो वो मेरा क्लियर हो चुका है। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कौन सा मेरा अटेम्प्ट था, मेरा सब्जेक्ट क्या है और बाकी क्वेश्चन हम कैसे उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी ऐसे करें, बट जो मेरे लिए जो चीज़ वर्क करी मैं सिर्फ वो आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि कुछ छूटे ना मुझसे। मतलब जो मुझे बेसिक चीज़ें लगती हैं, जो पता होनी चाहिए बेसिक, वो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सबसे पहली बात ये आती है कि मेरा सब्जेक्ट क्या था, मास्टर्स में मेरा सब्जेक्ट क्या था। तो मैंने एलएलएम किया हुआ है, तो मैंने लॉ से यूजीसी नेट अभी क्रैक किया है। लॉ मेरा सब्जेक्ट था। ओके, सेकंड क्वेश्चन आता है कि अटेम्प्ट, ये मेरा कौन सा अटेम्प्ट था। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जून में दिया था, जो कि आप सबको पता है कि वो कैंसिल हो गया था। फिर रीनेट हुआ था अगस्त में, जिसमें ये सारे स्टूडेंट्स मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे। तो वो अटेम्प्ट मेरा भी वेस्ट किया था, मैं भी उसके बाद नहीं पढ़ाई कर पाई थी। तो वो अटेम्प्ट मेरा भी वेस्ट किया, मेरा नहीं हो पाया था उस अटेम्प्ट में। जिन स्टूडेंट्स ने पहले ये एग्ज़ाम दिया हुआ है उन्हें तो पता होगा कि इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जनरल होता है, सेकेंड पेपर आपका जो आपका मास्टर्स में सब्जेक्ट था उस पर बेस्ड होता है। पर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूँ कि यूजीसी नेट आपका जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, और आजकल एक नई कैटेगरी पीएचडी वो भी इसमें ऐड की गई है, तो उनके लिए होता है। ठीक है, तो इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है पेपर 1, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 100 मार्क्स का होता है। तो पेपर 1 सारे सब्जेक्ट जितने 83 सब्जेक्ट्स हैं शायद, उन सब के लिए जनरल होता है। और जो सेकेंड पेपर होता है वो आपका जो मास्टर्स में आपका सब्जेक्ट था उस पर बेस्ड होता है। तो मेरा मास्टर्स मैंने लॉ से किया है, एलएलएम मैंने किया है, तो वो मेरा सब्जेक्ट था। तो इस एग्ज़ाम में हमें 3 घंटे का टाइम मिलता है दोनों पेपर्स को करने के लिए। पेपर 1 जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स का, और पेपर 2 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। पूरा पेपर होता है आपका 300 मार्क्स का। देन आपका आता है पेपर स्ट्रैटेजी। जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो क्या रहनी चाहिए। मैं अभी दोबारा ये बोलूँगी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने ऐसे क्रैक किया था। तो पेपर 1 के लिए, जैसा कि पेपर 1 काफ़ी वास्ट है और आजकल तो इतना डीप पूछते हैं हम नहीं गेस कर सकते। जो सिलेबस हमें दिया गया है वो देख के भी हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ इतना ही स्पेसिफिक यही सब आएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, हम ये नहीं कह सकते। जो बेसिक चीज़ है ये तो सबको करनी ही चाहिए। अपना सिलेबस उसका प्रिंट आउट निकालिए, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी, वो अपने पास बिल्कुल रखे हर टाइम। जब भी आप पढ़ रहे हैं आपके पास वो सिलेबस होना चाहिए, उसका प्रिंट निकालें। और पेपर 1 के लिए भी जो सिलेबस में जो दिया गया है वो तो आपको तैयार करना ही करना है। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मुझ जैसे जिनकी मैथ्स या डीआई वीक होती है, जिनने पहले इतना ध्यान नहीं दिया होता, या हमारे सब्जेक्ट ही ऐसे हैं, जैसे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है या फिर पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। शायद हम बच्चों ने नहीं ध्यान दिया होता मैथ्स या डीआई पे इतना अपने ग्रेजुएशन लेवल पे, तो हम लोग के दिक्कत तो होती है। पर अगर आपको मैथ्स या डीआई नहीं आती है तो बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो यूनिट्स हैं, आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो शायद आपको एक एज मिलेगा उससे। तो पेपर 1 के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सिलेबस निकालिए, उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। आप यूट्यूब से देख सकते हैं वो, या कोई बेसिक बुक। वैसे बुक्स इतनी कोई काम आती नहीं है, ये सीरियस बात है, क्योंकि वो बुक्स हैं बहुत बेसिक पे बेस्ड होती है और बहुत बेसिक आजकल नहीं पूछा जाता है। मुश्किल से कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो सकते हैं जो बेसिक से पूछे जाएँ, अदरवाइज नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन आपको उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो उसमें सिलेबस में आपके वो दिए हुए हैं। आप इसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प भी ले सकते हैं। यूट्यूब पे जैसे एक आध 2 चैनल मैं जो फॉलो करती थी, मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप इन्हीं चैनल को देखिए, पर आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से आप देखिए, क्योंकि यूट्यूब काफ़ी हेल्प करता है अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ करें। तो मैंने यूट्यूब से जेआरएफ अड्डा, अपनी यूनिवर्सिटी एंड कुमार भरत सर, वो काफ़ी शॉर्ट एंड तरीके से आपको पढ़ाते हैं, तो उनके चैनल मैंने फॉलो किए थे पेपर 1 के लिए। बाकी PYQs जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए, वो है PYQs।
क्योंकि PYQ से आपको आइडिया आता है कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2-3 साल से किस पे मतलब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, किस टॉपिक पे, किस यूनिट पे, आपको ये चीज़ें पता चल जाती है। तो PYQs आपको करने ही करने हैं, 10 साल के PYQs आपको करने ही करने पड़ेंगे। मैंने इसके लिए नवदीप कौर मैम की बुक ली थी, जो 10 ईयर PYQs की उनकी बुक है, नवदीप कौर। तो मैंने उनकी बुक परचेज़ करी थी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे अप्रॉक्स 500-550 ऐसी कुछ पड़ी थी। बाकी आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक आपको दे दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो, ठीक है। और तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, इसके लिए यूट्यूब की आप हेल्प लेंगे और सिलेबस को आप अपना करेंगे। और PYQs पेपर 1 के लिए यही है। पेपर 1 के लिए मुझे भी, मैंने बहुत अच्छे से नहीं शायद प्रिपेयर किया था पेपर 1 के लिए, वरना मेरा JRF हो जाता शायद। देखो मेरी मैथ वीक है, मैं मैथ में सच में वीक हूँ, मतलब मुझे नहीं इतना वो आता है, बट स्टिल मैंने इस बार मतलब अब थोड़ा शायद पता नहीं 1-2 बार से तो मैं देख रही हूँ कि DI ईजी आ रहा है। तो इस बार भी DI जो था मेरे शिफ्ट में वो परसेंटेज बेस्ड था, तो मैंने वो कर लिया था। मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए थे क्योंकि वो इजी था, और मैथ्स तो मैं नहीं कर पाती। अगर आपको मैथ्स और DI आपको करनी है तो आप 2-3 चीज़ें आप सीख लीजिए, जैसे परसेंटेज निकालना, रेशियो, ये चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए तो आपको हेल्प तो मिलेगी इनसे। देन हम आते हैं पेपर 2 पे, जो सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट लॉ है तो मैं वही आपको बता सकती हूँ। तो पेपर 2 के लिए मैंने कोचिंग भी ली थी, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी फुल एंड फ्लेज कोचिंग ली थी, पर मैंने 2 मंथ, इस अटेम्प्ट में मैंने 2 मंथ की तो कोचिंग ली थी। अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप टाइम पे ले लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमको मल्टीपल रिविज़न की ज़रूरत होती है। ये एग्ज़ाम ऐसा है, इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि आप सब कुछ रट नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं तो वो आपके माइंड ब्रेन में बैठ तो जाती है कहीं ना कहीं। अगर आपको MCQ ऐसा उससे रिलेटेड कुछ दिखेगा तो आपको याद आएगा कि आपने वहाँ पे ये पढ़ा था। तो इसलिए आपको मल्टीपल रिविज़न चाहिए, इसलिए आप टाइम पे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लें। तो मैंने मास्टर केव से कोचिंग ली थी 2 मंथ की, हिमांशी मैम वहाँ पढ़ाती हैं और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। मतलब आप उनके साथ अगर पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे ना, तो आपको आपके ब्रेन में चीज़ें सेट होंगी, ये तो गारंटी है, अगर आप ध्यान से सुन के वो करते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से पढ़ाती हैं कि आपके ब्रेन में वो चीज़ें सेट हो जाए। पहले एक बार पढ़ाएंगे, फिर उसका थोड़ा शॉर्ट वर्जन, फिर उसका शॉर्ट वर्जन, और लास्ट टाइम पे जो आपको वो मैराथन क्लासेस देती हैं सारी यूनिट्स की, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। और उनका जो कंटेंट है वो कम है पर सफिशिएंट है। आई थिंक उससे बाहर तो फिर हम भी नहीं गेस कर सकते कि क्या आ सकता है। तो उनका जो कंटेंट है वो सफिशिएंट है। और इसके साथ साथ लॉ स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि डायरेक्ट हमारी बाइबल होती है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे कोई अदर लॉ एग्ज़ाम हो, APO का एग्ज़ाम हो, या कोई भी अदर लॉ एग्ज़ाम हो। वैसे ही UGC नेट के लिए भी है, यहाँ पे भी डायरेक्ट हमारी बाइबल है। सबको ये लगता है कि हमें ना मेजर एक्ट की बैरक तो पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो हमें लगता है कि जो माइनर लॉज हैं वो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या होता है एक ही क्वेश्चन तो आएगा एक बैरक में से, क्योंकि एक ही यूनिट में हमारे कम से कम 6-7 अदर एक्ट्स होते हैं, माइनर एक्ट्स होते हैं। तो हम सोचते हैं कि एक क्वेश्चन की तो बात है, छोड़ दो। बट जब लास्ट टाइम पे रिजल्ट आने के बाद पता चलता है ना कि आपका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से रह गया, आपका नेट नहीं हो पाया या आपका JRF नहीं हो पाया, तब उस माइनर एक्ट की वैल्यू पता चलती है। तो इसलिए मैं तो आपको 100% श्योरिटी के साथ ही कहूँगी कि आप पढ़िए, आप बैरक पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे मेजर एक्ट है चाहे माइनर एक्ट, क्योंकि वो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मेजर एक्ट है ना, उनमें तो ऐसा हो सकता है कि आपसे केस लॉज पूछ लें या कोई अदर प्रोविज़न पूछ लें, कुछ ऐसा पूछ लें जो आपको शायद आपने बैरक से नहीं पढ़ा है। पर माइनर लॉज में आप हमको 100% श्योरिटी कि वो यही पूछेंगे जो बैरक में चीज़ें दी है, कोई सेक्शन नंबर पूछ ले या उसका कॉन्सेप्ट पूछ ले, वही चीज़ें पूछेंगे। तो आप पढ़िए। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने 1-2 एक्ट्स छोड़ दिए थे, जैसे मैंने IPR पे ध्यान नहीं दिया था, उसका मुझे थोड़ा लॉस हुआ, वरना क्या पता मेरा भी JRF हो जाता। तो वो लॉस जो मुझे हुआ उसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप बैरक पढ़िए, पक्का पढ़िए, और PYQs भी आप साथ में करिए। PYQs बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है, सीरियसली टेलिंग यू।
नहीं होती हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बट उससे क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और आप उनके नोट्स बना सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि जैसे एक क्वेश्चन आया कि ये चीज़ किस सेक्शन में दी है, अब आप ये नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने कि ये कौन सा सेक्शन है, बट ये आ सकता है कि इस सेक्शन में कॉन्सेप्ट क्या है। आपको सेक्शन नंबर डिफाइन कर दिया और उसके अंदर का कॉन्सेप्ट पूछ लिया कि इसके अंदर क्या डिफाइन है, कि ये ऑर्डर देने की किसकी पावर है, या कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको माइनर लॉज नहीं छोड़ने हैं, प्लीज़ एंड प्लीज़ मत छोड़िए, और PYQs करिए। उसको इतना ही मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू ना दीजिए, मैं यही कहूँगी। बहुत ज़्यादा वैल्यू अपने कंटेंट, अपने नोट्स और अपने डायरेक्ट्स को ही दीजिए, पर PYQs भी करिए और उसमें से आप थोड़े थोड़े एनालाइज करिए कि क्या चीज़ें अभी ज़रूरी हैं, क्या पूछी जा रही हैं और किस सब्जेक्ट की कितनी वैल्यू है। क्योंकि बोलते तो हैं कि हर सब्जेक्ट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन है, पर ऐसा होता नहीं है, नहीं आते हैं, फिक्स नहीं आते। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, और अब तो इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस बहुत कम कर दिया है, ये नहीं पूछते, बहुत कम हो गया है। IT एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब रेयर चांस है कि एक क्वेश्चन भी ना आए IT एक्ट से, वरना 2-3 आ जाते हैं। इस बार भी 2 या 3 क्वेश्चन आए थे IT एक्ट से, तो वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप डायरेक्ट को तो बहुत अच्छे से पढ़िए। एक और चीज़ कि क्या मीडियम का कुछ असर पड़ता है, जैसे आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, या फिर इंग्लिश वालों को कुछ एज मिलता है क्या, या हिंदी वालों का कुछ लॉस होता है क्या, ये ठीक है। तो मैं खुद एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ स्कूल टाइम से, बचपन से ही। ग्रेजुएशन भी मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स ही किया था, मतलब मैं खुद ही सीख रही थी, तो इतना वो नहीं था। बट इस एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है कि इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीन्स आपको ये नहीं है कि आपको बिल्कुल एकदम फ्लुएंट प्रोफिशिएंट हो जाना है इंग्लिश में, बट ये है कि आप अगर हो सके तो आप इस एग्ज़ाम को इंग्लिश में ही दीजिए, आप इंग्लिश से ही तैयारी कीजिए। क्योंकि इस जो ये UGC नेट है एग्ज़ाम, इसकी हिंदी इतनी टफ है ना, आपको लगेगा कि इंग्लिश बहुत इजी है इसके सामने, सीरियसली। क्योंकि इंग्लिश में बहुत नॉर्मल वर्ड्स ही हैं जो हमारी रेगुलर लाइफ में चलते हैं, बट हिंदी बहुत ज़्यादा क्लिष्ट कह सकते हैं, बहुत टफ कह सकते हैं, है डिफ़िकल्ट है। मैं जब एग्ज़ाम हॉल में बैठी थी तो कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे इंग्लिश में भी कुछ हमें 1-2 वर्ड समझ नहीं आते, तो हम सोचते हैं कि हिंदी देख लें, और मैंने ट्राई किया था, मैं हिंदी पे गई थी और मैंने देखा जब उसका ट्रांसलेशन, तो मुझे इतना डिफ़िकल्ट लगा कि मैंने फिर लैंग्वेज स्विच करके मैं इंग्लिश पे गया था। मुझे लगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, इससे तो बहुत बेटर है कि इंग्लिश में। तो आप इंग्लिश में अगर हो सकता है तो आप इंग्लिश में प्रिपेयर करिए, वो आपके लिए ईजी पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो था वो बहुत बुरा नहीं कह सकते, पर नहीं हो पाया था तो बुरा ही होता है, अच्छा तो क्या होता है। तो इस बार भी काफ़ी डरी हुई थी मैंने खुद ही, क्योंकि ना एक बार हो जाता है, शायद हम लोग के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता ना, तो हम लोग ना सोचते हैं कि अब सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर एक बार फेलियर हमें देखना पड़ जाए, हम सोचते हैं अब नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, यही था जो था, अब कुछ नहीं हो सकता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगस्त में जब वो एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसके बाद अक्टूबर में रिज़ल्ट आया था, तो उसके बाद जब मैंने देखा रिज़ल्ट वगैरह, क्योंकि होता ही है ना, स्टूडेंट मेहनत कर रहा होता है, फिर उसका फल, उसका आउटकम ना मिले आपको अच्छा, तो हमें लगता है नहीं, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे ज़्यादा तो हम कर ही नहीं सकते, मेहनत भी नहीं कर सकते इससे ज़्यादा, ये लगता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। फिर मैंने प्रिपरेशन नहीं करी, मैं सीरियसली बता रही। जब उसका फॉर्म आया, मैंने फॉर्म फिल तो कर लिया था, क्योंकि यार मैं सोचा कि इतना पढ़ा है तो दे देती हूँ। तो फॉर्म फिल करने के बाद ना एक एनर्जी आ जाती है कि नहीं यार, अब पढ़ना चाहिए, चाहे 1.5 महीना ही बचा है, 2 महीने ही बचे हैं, बट पढ़ लेते हैं। तो मैंने भी वही किया, मैंने पढ़ा। बार डिस्टर्बेंस तो होता ही था, माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता था, क्या पहले जैसा हो गया तो क्या होगा वाला, बट स्टिल मैंने किया और जैसे तैसे पढ़ के एग्ज़ाम दे दिया था। इस बार भी हम लोगों का एग्ज़ाम जो था वो 15 जैन को फिक्स हुआ था कि उस दिन होगा, बट 14 को हम लोगों को पता चलता है कि एग्ज़ाम अब 15 को नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद उड़ीसा में कोई वो था, फेस्टिवल था 15-16 को। तो फिर वो एग्ज़ाम हमारा 27 जैन को हुआ था, मेरे बर्थडे के दिन।
तो फिर मैंने दिया एग्ज़ाम, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने पेपर दे के मैं जैसे ही आई मैंने वो चीज़ छोड़ दी बिल्कुल। मैंने सोचा ही नहीं उस बारे में, क्योंकि उसके बाद वैसे हमारी फैमिली में कुछ फंक्शन वगैरह था, शादी वगैरह भी थी, तो मेरे लिए और बेटर हो गया कि मैं मतलब वो चीज़ के बारे में मैं सोच ही नहीं रही थी। आंसर की आई, प्रोफेशनल आंसर की आई, मैंने नहीं चेक करा, इवन मैंने डाउनलोड करके भी नहीं रखी, जिसके लिए मुझे अभी रिग्रेट हो रहा है कि कर लेनी चाहिए थी। एटलीस्ट पता चलता कि पेपर 1 या पेपर 2 में मेरे कितने मार्क्स बने, क्योंकि मैंने चेक ही नहीं किया है तो मुझे नहीं पता है। जो फाइनल आंसर की आई मैंने वो भी नहीं देखी। रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट भी मैंने चेक 22 फ़ेब को आया अभी रिज़ल्ट, मैंने वो भी चेक नहीं करा। 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए थे, मैं यहाँ आ गई थी तब गुड़गांव, 2-2.5 घंटे हो गए थे। सब ऐसे ही ग्रुप में अपने रिज़ल्ट शेयर कर रहे थे कि किसी का जीआरएफ हो गया, किसी का नेट हो गया, पर मेरे माइंड में इतना डर था, मुझे लग रहा था नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। मेरा वही था कि नेगेटिव ही सोच रही थी, मैंने पॉजिटिव साइड मैंने सोचा ही नहीं। फिर 2-2.5 घंटे जब ऐसे ही वो हो गए थे, उसके बाद मैंने सोचा देख तो लेती हूँ, पता तो चले क्या हुआ है, चाहे जो भी है अब तो हो ही गया है, वैसे भी क्या ही डरना, जो होना था वो तो हो ही गया है। तो मैंने देखा, और जब मैंने अपने मार्क्स देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ, सच में मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं कभी कभी ऐसा लगता है ना, खुद पे हम डाउट करने लग जाते हैं तो हमें लगता है नहीं यार हम कहाँ कर सकते हैं इतना। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, पर मैंने 2-3 बार देखा। जब मैंने देखा अच्छे से रिज़ल्ट अपना, तब मुझे थोड़ा सुकून आया। मतलब एक वो तो था ही कि जीआरएफ नहीं हो पाया, बट फिर भी खुशी थी कि मैं अच्छे नंबर से मेरा वो हुआ। ऐसा नहीं था कि कट ऑफ के मैं एकदम अगल बगल थी कि 2 नंबर ज़्यादा थी कट ऑफ से, या उतना अच्छे मार्जिन से मैं आ गई थी कट ऑफ से, तो मुझे खुशी हुई। तो उसके साथ ही फिर मैंने घर दीदी को बताया था रात को, क्योंकि मैं यहाँ आ गई थी तो दीदी के साथ ही दीदी को बताया था, घर वालों को दूसरे दिन बताया था। तो मैंने भी सोचा है कि मैं एक अटेम्प्ट और दूँ, मे बी इस बार कुछ हो जाए जीआरएफ का। बाकी आई थिंक ये एग्ज़ाम हम ये नहीं कहेंगे इजी है, क्योंकि सच में ये इजी नहीं है, इतना वास्ट सिलेबस, बट ठीक है अगर आप मेहनत करेंगे तो हो भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। मुझे अब लग रहा है कि हो जाएगा, तब तो मैं ऐसा सोचती यार इतना पढ़ लिया, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो से आपको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।